हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर बहुत सारे राइटर्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज चलाई गई थी। अब इसी में आगे आज हम सीरीज़ करने वाले हैं जॉन कीट्स के एमसीक्यूज़ की। इससे पहले मैं इसी चैनल पर विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन और साथ ही में जॉन गॉल्सवर्दी, इन चारों राइटर्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे उनकी वीडियो को कवर अप कर चुकी हूँ। अगर किसी ने उन्हें नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ना मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बुक्स से रिलेटेड थे सभी को इंक्लूड किया है और सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर सीरीज़ के द्वारा मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जॉन कीट्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज़। इसमें मैं जॉन कीट्स के इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर एक्सपेक्टेड हैं आने एग्ज़ाम में आपके, तो उन सभी को कवर अप कराऊंगी। तो शुरू करते हैं फिर बिना देरी के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर अकर्स इन। देखिए, आप इसकी इस डिटेल को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट रहा होगा, कि इसे बार बार रिपीट किया गया है। यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में आया है, पीजीटी 2004 का है, केवीएस पीजीटी 2013 में भी आया है और डीएसएसबी पीजीटी 2015 में। तो ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या था? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। अब ये हमें कहाँ देखने को मिलती है लाइन? ऑप्शंस है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्थ, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी या फिर एंडीमियन। ये किस पोएम की लाइन है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? ये जो लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये लाइन ली गई है एंडीमियन से। ओके, ये लाइन एंडीमियन की है और एंडीमियन पब्लिश कब होती है? ये पब्लिश होती है 1818 में। ओके, इट बिगिंस विद द लाइन, और इसकी शुरुआत ही इस लाइन से होती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ओके, और अगर हम इसके जर्नल की बात करें तो इट इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स इन आयम्बिक पेंटामीटर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। जॉन कीट्स पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल वाज कंपोज्ड इन। जॉन कीट्स की जो पोएम है ओड टू द नाइटिंगेल, वो कब कंपोज की गई थी? 1818, 1819, 1820 या फिर 1821? तो कंपोजिशन डेट पूछी जा रही है ओड टू अ नाइटिंगेल की। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, ये कंपोज होती है 1819 में। ओके, एंड इट इज़ अ पर्सनल पोएम दैट डिस्क्राइब कीट्स जर्नी इनटू द स्टेट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। वर्ड्स क्या हैं? वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। इसमें क्या पूछा गया है? ये कह रहा है आर अकर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। द वर्ड वेयर आर द सॉन्ग्स आर स्प्रिंग, इसमें कहा गया है वेयर आर दे अकर इन। ये बेसिकली किस में देखने को हमें मिलते हैं ये वर्ड्स? ऑप्शंस हैं ओड टू द वेस्ट विंड, द सीजन, ओड टू ऑटम, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। What is the correct answer? Yes, ये हमें देखने को मिलता है ओड टू द ऑटम में, ओड टू ऑटम। ठीक है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक, ओड टू ऑटम इज अ पोएम कंपोज्ड इन 1819, और ये तो आपको पता ही है कि किसकी पोएम है? जॉन कीट्स की, और ये कंपोज होती है 1819 में लेकिन पब्लिश होती है 1820 में। ओके, this poem is final work in a group of poems known as Keats 1819's Odes. ओके,
ये बेसिकली एक पोएटिक कलेक्शन में पब्लिश होती है और इस पोएटिक कलेक्शन को क्या कहते हैं? 1819 ओड्स, कीट्स 1819 ओड्स। वेट अ मिनट, यस, पोएटिक कलेक्शन का नाम क्या है? कीट्स 1819 ओड्स। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। इन कीट्स पोएटिक करियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वाज। सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर? इन कीट्स पोएटिक करियर, कीट्स के पोएटिक करियर में जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर था वो कौन सा था? 1816, 1817, 1820, 1819? यस, ये था 1819। इस ईयर में क्या होता है? इस ईयर में वो कंपोज करते हैं ग्रुप ऑफ 5 ओड्स। 5 ओड्स का एक ग्रुप कंपोज किया जाता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। When Keats writes about the beaker full of the blushful Hippocrean is the fountain of the horse, a spring sacred to the muses, Mount Helicon produced from a blow of Pegasus, both A and B। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? When Keats writes about the beakerful of the blushful Hippocrates is yes, the right answer is option D, both A and B। Fountain of the horse, a spring sacred of the muses। Next, who is John Keats' Sylvan historian? बताइए, ऑप्शंस हैं फैनी ब्रॉन, नाइटिंगेल, ग्रेसियन अर्न या फिर द ब्रिज ऑफ क्वाइंटनेस। Who is John Keats' Sylvan historian? Yes, the right answer is the Grecian urn। Option C is the right answer। The Grecian urn is itself the storyteller or Sylvan historian in John Keats' Ode on a Grecian urn। Okay? जॉन कीट का जो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न है, इसमें जो स्टोरी टेलर है उसे ही क्या कहा गया? सिल्वन हिस्ट्रियन। ठीक है, नेक्स्ट, वेट अ मिनट, यस, हमने ये कवर अप कर लिया था इस क्वेश्चन पे। यस, होम डिड कीट्स रिगार्ड, एक, यस, ये हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। होम डिड कीट्स रिगार्ड एज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। बताइए कीट्स किसे रिगार्ड करते हैं द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, पीबी शैली। तो द राइट आंसर इज विलियम शेक्सपियर, द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट, शी dwells with beauty, beauty that must die, wrote Keats in one of his odes, referring to। किसे रेफर करते हुए ये अपने एक ओड में लिखते हैं? शी dwells with beauty, beauty that must die। ऑप्शंस आर इंडोलेंस, ऑटम, मेलंकली, साइकी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, इसका राइट आंसर है मेलनकली। In Milton's work, Ode on Melancholy, stanza 3rd, Keats wrote the above line referring to the melancholy. Next, the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. Which word? बताइए किसके वर्ड हैं ये? बर्ड, इमोर्टल, फॉरलोन या फिर फैंसी? क्या होगा इसका राइट आंसर? बेसिकली इसमें इस ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। इसमें इन चारों में से कौन सा वर्ड सूटेबल है? द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? यस, इस एक्सट्रैक्ट को जो कंप्लीट करता है वो वर्ड है फॉरलोन, ठीक है। The word forlorn completes the extract which is from Keats' Ode to a Nightingale। और ये कहाँ से ली गई लाइन? Ode to a Nightingale से, जो 1819 में पब्लिश होती है। ओके, नेक्स्ट, Which of the following poem by Keats uses the Spenserian stanza? इनमें से कौन सी पोएम है कीट्स की जिसमें स्पेंसरियन स्टेंजा का यूज हुआ है? ऑप्शंस आर एंडिमियन, फॉल ऑफ हाइपीरियन, ईव ऑफ सेंट एजेंस या लामिया, सेंट एग्नेस या फिर लामिया। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा राइट आंसर इसका? किस पोएम में कीट ने स्पेंसरियन स्टेंजा का यूज किया है? Yes, the right answer is The Eve of St. Agnes. Option number C is the right answer. The Eve of St. Agnes is a poem जिसमें 42 स्टेंजाज हैं, ओके, और ये लिखी गई थी 1819 में एंड पब्लिश्ड होती है 1820 में। The poem is in Spenserian stanza. Next, the island setting of Latmus figured in Keats' Endymion, Eve of St. Agnes, Lamia, Hyperion. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द आइलैंड सेटिंग ऑफ Latmus figured in Keats' Endymion. Okay, option number A is the right answer. Endymion, Latmus Island figures in Keats' Endymion, written in 1817 and published in 1818. Next, with what does the speaker claim to be half in love in Ode to a Nightingale? बताइए, with what does the speaker claim to be half in love in Ode to the Nightingale? Ode to the Nightingale पोएम में स्पीकर क्लेम करता है टू बी हाफ इन लव। ऑप्शंस आर नाइटिंगल्स हंटिंग मेलोडी, scented flower of early summer, the night sky and all the stars, the peace that comes with death. क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the right answer is option D, the peace that comes with death. Okay, in his poem Ode to a Nightingale, जो 1820 में आती है, Keats claim to be half in love with the peace that comes with death. Next, one of the most quoted statement on poetry by John Keats is reproduced with blanks below. Complete the statements with correct words. Statement है, if poetry dash
as naturally as the leaves to a tree, it dash at all. क्या आना चाहिए इसमें? ऑप्शंस आपके सामने हैं. डज नॉट कम, हैड बेटर नॉट कम, कम्स नॉट, हैड बेटर नॉट कम. किस तरीके से बनेगा ये? इफ पोइट्री, यस, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है. इफ पोइट्री कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. और ये बहुत ही फेमस लाइन है जॉन कीट्स की. इन हिज लेटर टू द जॉन टाइलर, इन्होंने एक लेटर लिखा था जॉन टाइलर को 1818 में. कीट्स रोट, कीट लिखते हैं, ए पोइट्री कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल. ओके, नेक्स्ट. In spite of his transcendental genius, Keats never was nor ever will be a popular poet, said Shelley. Why did Shelley comment so? Shelley ने ऐसा कमेंट क्यों किया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? In spite of his transcendental genius, Keats never was nor ever will be a popular poet, said Shelley. ऑप्शंस आपके सामने हैं. Keats' poetry does not reflect, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसे लिख देते हैं. ठीक है, कीट्स पोएट्री डज नॉट रिफ्लेक्ट मैच्योरिटी, कीट्स डाइड यंग, कीट्स रोट ओनली ओड्स, कीट्स पोएट्री इज डिवॉइड ऑफ द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? शैली ने ऐसा क्यों कहा है कीट्स के बारे में? बिकॉज कीट्स पोएट्री इज डिवॉइड ऑफ अ रेवोल्यूशनरी स्पिरिट. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, जॉन कीट्स डेडिकेटेड एंडीमियन टू. जॉन कीट्स ने अपना जो पोएम है बहुत ही फेमस एंडीमियन, इसे किसे डेडिकेट किया है? ऑप्शन है द मेमोरी ऑफ स्पेंसर, मेमोरी ऑफ बेकन, मेमोरी ऑफ जॉन मिल्टन या फिर मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन. क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the correct answer is option D, memory of Thomas Chatterton. John Keats dedicated Endymion in the memory of Thomas Chatterton, who was an English poet and forget of psycho-medieval poetry. He committed suicide, dying of arsenic poisoning. His works and death were much discussed posthumously and had an influence on the Romantic movement. Next, Keats addresses the Grecian urn as an Attic shape in his ode on a Grecian urn because it was from Greece, preserved in an attic, placed in a Greek museum, are respectable for ashes. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, बिकॉज इट वॉज फ्रॉम ग्रीस. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. यही इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट अकॉर्डिंग टू कीट्स विल द अर्न रिमेन टू men when old age shall this generation waste? ऑप्शंस हैं a forgotten historian, a friend, a silent spectator of his woes, and art desolate.
What is the correct answer? What, according to Keats, will the urn remain to men? When old age shall this generation waste? बताइए क्या होगा राइट आंसर? A forgotten Styrian, a friend, a silent spectator of his woes, या फिर an art desolate? Yes, the right answer is a friend. Option number B is the right answer. According to Keats, a friend will remain to man when old age shall this generation waste. In the last stanza, the poet sees the urn as a friend to humanity, but that friendship resides less in the particular truth that the urn has to teach humankind and more in the fact that the message is truth and truth is beautiful. Next, the urn in Keats, Ode on a Grecian Urn is addressed by which one of the following expression? बताइए ये urn किस expression के द्वारा addressed होता है? Attic shape, bold, lover, green altar, ओ मिस्टीरियस प्रिस्ट? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये है बोल्ड लवर. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एटिक सेप. ठीक है. द अर्न इन कीट्स ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इज एड्रेस्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ एटिक सेप डिवाइडेड इनटू 5 स्टैंजास ऑफ 10 लाइन्स ईच. एंड ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न कंटेन अ नेटर्स डिस्कोर्स on a series of design on a Grecian urn. The poem focuses on two senses, one in which a lover eternally pursue a beloved without fulfillment, and another of a blazers about to perform a sacrifice. Next, the description that doesn't refer to Keats' Grecian urn is, बताइए इनमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन है जो रेफर नहीं करता है कीट्स की ग्रेशियन अर्न के द्वारा? A Sylvan Hysterian, an attic shape, a cold pastoral, a mysterious priest. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रेफर टू कीट्स, नॉट पे स्पेशली फोकस रखना है. Yes, the right answer is a mysterious priest. Option number D is the correct answer. The description a mysterious priest is not of a Grecian urn. Okay, ये Grecian urn का वो नहीं है टॉपिक. ठीक है. Next, to what kind of an altar does the priest lead the garland heifer in Keats' ode on a Grecian urn? Options are a small town church, a green altar, an altar in Arcady, या a breeded altar. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अ ग्रीन ऑल्टर. ठीक है. द मिस्टीरियस प्रिस्ट लीड्स द बीफर to a green altar in Keats' ode to what green altar, O mysterious priest, leads though that heifer lowing at the skies. Next, who among the following is known for his Hellenic spirit? बताइए इनमें से कौन जाना जाता है अपनी हेलेनिक स्पिरिट के लिए? लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, सदे, या फिर जॉन कीट्स? क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज जॉन कीट्स. जॉन कीट्स इज नन फॉर हिज हेलिकन स्पिरिट. नेक्स्ट, heard melodies are sweet but those unheard are sweeter. These lines have been taken from. ये lines
सॉरी ये कीट्स की किस पोएम से ली गई है लाइन, और बहुत ही फेमस है ये, अक्सर पूछे जाने वाली, बार बार रिपीट होती है ये लाइनें, ठीक है। हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ठीक है। द लाइन हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट but those unheard are sweeter have been taken from Keats' Ode on a Grecian Urn in 1819. Next, which of the following writers is noted for what Keats called negative capability? Options are Milton, Shelley, Tennyson, Shakespeare. क्या होगा इसका राइट आंसर? Which of the following writers is noted for what Keats called negative capability? क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the right answer is option D, Shakespeare. In Keats' concept of negative capability, Shakespeare has been noted to have possessed it enormously. Negative capability describes the capacity of human being to transcend and revise their context. Next, इसे देख लेते हैं। With which of the following poets do we associate the pictorial quality of poetry? बताइए इनमें से कौन सा पोएट है जिसके साथ एसोसिएट किया जाता है द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री को? वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, मिल्टन। क्या होगा इसका राइट आंसर? With which of the following poet do we associate the pictorial quality of poetry? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, जॉन कीट्स, ठीक है। जॉन कीट्स पिक्टोरियल क्वालिटी इनेबल हिम टू डिपिक्ट sensuous joys in an excellent manner. He is one of the greatest word painters in English poetry. ओके तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको कोई स्पेशल डिमांड है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई वीडियो चाहते हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने ये जॉन कीट्स के एमसीक्यूज की सीरीज शुरू की है, तो आप कोई सजेशन भी दे सकते हैं कि इस राइटर पे एमसीक्यू सीरीज कराई जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।